हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है। यह नियम भी उपभोक्ता के संतुलन के गणनावाचक विचारधारा का ही एक पार्ट है। इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि उपभोक्ता के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में बांट सकता है, तो वह अपनी वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि सभी प्रयोगों से की अंतिम वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो। यानी यदि किसी उपभोक्ता के पास ऐसी वस्तु है जिसको वह विभिन्न प्रयोगों में ले सकता है, जैसे मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ले सकता है, तो प्राय व्यक्ति मुद्रा की इकाइयों को इस प्रकार से बांटता है कि सभी प्रयोगों की अंतिम वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसको बराबर मिले। अर्थात मुद्रा से जैसे वह चीनी भी ले सकता है, चावल भी ले सकता है, आटा भी ले सकता है, खाद्य तेल भी ले सकता है, तो सभी वस्तुओं की अंतिम इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर मिले, इस प्रकार से वह अपनी वस्तुओं को बांटता है। अर्थशास्त्री गोसेन के द्वारा सर्वप्रथम इस नियम को दिया गया था। इसी कारण से इसे गोसेन के द्वितीय नियम के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले इस नियम को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उपभोक्ता किस समय पैसा खर्च करता है और किस समय पैसा खर्च नहीं करता है, तब इस नियम को समझते हैं। तो सामान्य रूप से एक उपभोक्ता जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स होता है, तब उपभोक्ता उस पैसे को खर्च करना पसंद करता है। यानी उपभोक्ता को जब पैसे को नगद रखने से जो संतुष्टि मिलती है, उसकी तुलना में वस्तु को खरीदने से अगर उसको ज्यादा संतुष्टि मिलती है, तो वह उस वस्तु को लेना पसंद करता है। यदि किसी समय उसको ये लगता है कि वस्तु को खरीदने की अपेक्षा मुद्रा को नगद रखना उसको ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है, तो वह उस वस्तु को परचेज नहीं कर पाता है। सामान्य रूप से हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब भी हम बाजार जाते हैं, हमारी जेब में 10 का नोट होता है, और जब भी हम बाजार जाते हैं हमको समोसा खाने की इच्छा होती है। अगर समोसा दिख जाता है, अगर समोसा कल ही हमने खाया है, तो आज समोसा खाने की सीमांत उपयोगिता कम होती है बजाय पैसे को रखने के। तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने कल ही तो समोसा खाया था, आज मैं समोसा नहीं खाता हूँ। इसका मतलब क्या है, क्योंकि कल आपने समोसा खाया तो आज समोसे की सीमांत उपयोगिता कम है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आपके लिए ज्यादा है, इसलिए आप उस दिन समोसे को अवॉइड करना चाहते हैं। यानी देखिए, ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कांस्टेंट रहती है और ये वस्तु की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो देखिए, पहली वस्तु में जब वस्तु फर्स्ट लेता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो वस्तु को परचेज करेगा व्यक्ति। दूसरी वस्तु में भी अगर वो देखता है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, तो वह वस्तु को लेना पसंद करेगा और वह वस्तु की 3 इकाइयां लेगा, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर। जिस सीमा तक मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, तब तक कंज्यूमर एक वस्तु को खरीदना पसंद करता है। इसके बाद वो पैसे को नगद ही रखना पसंद करेगा, क्योंकि अगर चौथी वस्तु लेता है तो उसको वस्तु से सीमांत उपयोगिता कम मिलती है और मुद्रा से सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिलती है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये तो कांस्टेंट है 10। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता पहले 15 थी, फिर 13 हुई, उसके बाद 10 हुई, उसके बाद 8 हुई, इसके बाद 4 हुई। तो देखिए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती है। तो पहली स्थिति में देखिए, मुद्रा को नगद रखने से सीमांत उपयोगिता मिलती थी 10, और मुद्रा को सामने वाले को देकर वस्तु खरीदने पर सीमांत उपयोगिता मिलती थी 15। तो कंज्यूमर के द्वारा पहली वस्तु को खरीदा जाएगा क्योंकि उसको वस्तु से सीमांत उपयोगिता ज्यादा लग रही है, मुद्रा से सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है। दूसरी वस्तु को भी वह परचेज करेगा क्योंकि यहाँ मुद्रा से सीमांत उपयोगिता मिलती 13 और वस्तु से मुद्रा से सीमांत उपयोगिता मिलती है 10 और वस्तु से सीमांत उपयोगिता मिलती है 13। तो उसको 3 अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता मिलती है, तो वो उस वस्तु को परचेज करेगा।
थर्ड पर देखिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है। जो थर्ड स्थिति है, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, तो इस स्तर पर तक वह मुद्रा वस्तु को खरीद सकता है। इसके बाद अगर वो मुद्रा को नगद रखता है तो उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है 10, और अगर वह उसको पैसे को खर्च करता है, अगर वो वस्तु खरीदता है तो उससे सीमांत उपयोगिता 80 मिलती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु को परचेज नहीं किया जाएगा। ये सामान्य रूप से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता में होता है। अब देखिए किस स्तर पर उपभोक्ता के द्वारा वस्तु को परचेज किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा, ये हमने एक बात करी सिंपल सी। अब देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है कि यदि उपभोक्ता के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में बांट सकता है, तो वह विभिन्न प्रयोगों में अपनी वस्तु को इस प्रकार से बांटेगा कि सभी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर मिले। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। यानी जैसे मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है 15, ये 13, ये 12, ये 10, ये 3। वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, वो मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, 3 है, 2 है, 1। और जेड वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, वो मान लीजिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 8 है, 3 है, 2 है, 1 जी। अब देखिए कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स वस्तु की सीमांत, एक्स वस्तु लेगा 4, वाई वस्तु लेगा 2 और जेड वस्तु लेगा 3, तो ये होगा 10 इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। और उसको ज्यादा लेनी है तो एक्स वस्तु 5 लेगा, वाई वस्तु 3 लेगा और जेड वस्तु 2 लेगा, तो भी उसकी सीमांत उपयोगिताएं बराबर होगी। यानी एक उपभोक्ता के द्वारा एक्स और वाई वस्तु को उस सीमा तक खरीदा जाता है जबकि अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर नहीं हो जाए, इसे सम सीमांत उपयोगिता नियम की संज्ञा दी जाती है। यानी एक उपभोक्ता के द्वारा अपने बजट में विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार से किया जाता है कि सभी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो। तो यहाँ देखिए ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15। तो फर्स्ट में देखिए मार्जिनल एक्स, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो देखिए एक्स वस्तु, दूसरे में 13, तीसरे में 12, उसके बाद होती है 10, उसके बाद होती है 8, उसके बाद 3 और 1। अब इसी प्रकार से अगर वाई वस्तु को हम देखें, वाई वस्तु को देखें, ये एक्स वस्तु मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब वाई वस्तु का पहला है 12, वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। दूसरे का है 10, तीसरे का है 8, फिर 3, 2, 1 मैं ऐसे मान देता हूं। इसी प्रकार से जेड वस्तु जो है पहले में होती है 10, उसके बाद में होती है 8, उसके बाद जो भी है। अब देखिए ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड का है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, 10 लेगा तो सबकी सीमांत उपयोगिताएं बराबर होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। इस प्रकार से सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार एक उपभोक्ता के द्वारा इस प्रकार से अपने पैसे को खर्च किया जाता है कि हर वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो। अब देखिए आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि अलग अलग वस्तु की अलग अलग कीमत होती है, सारे वस्तु की कीमत एक समान तो नहीं होती है। तो अलग अलग वस्तु की अलग अलग कीमत होने की स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम किस प्रकार से लागू हो सकता है, इसके बारे में वो कहते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि बजाय वस्तु की सीमांत उपयोगिताएं बराबर होने के लिए पहली शर्त ये कहते हैं कि हर वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन प्राइस ऑफ जेड। यानी आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि बजाय अंतिम वस्तु की सीमांत उपयोगिता के पहली शर्त उपभोक्ता के विवेकशीलता की है कि उपभोक्ता उस सीमा तक एक्स और वाई वस्तु को परचेज करेगा जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात बराबर हो। यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात होना चाहिए वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के, और जेड वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत के। और दूसरी शर्त ये कहते हैं
कि उपभोक्ता की कुल आय होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स गुना एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई गुना वाई प्लस प्राइस ऑफ जेड गुना जेड। जितने भी वस्तु लेता है उसका जो उपभोक्ता के द्वारा उपभोक्ता के पास जो भी पैसा है सारा वो उन वस्तुओं पर व्यय कर देना चाहिए। न तो उपभोक्ता बचत करता है न ही उधार लेकर खर्च करता है। यानी एक विवेकशील उपभोक्ता वह उपभोक्ता होता है जो अपने पास जो साधन है उनसे अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। तो किस प्रकार से देखिए इसमें करते हैं सम सीमांत उपभोक्ता नियम को हम बोल सकते हैं कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर उपभोक्ता के द्वारा अपने पैसे को इस प्रकार से खर्च किया जाता है कि सभी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपभोक्ता व कीमत का अनुपात बराबर होता है दूसरी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपभोक्ता और उसकी कीमत के अनुपात के। अब और साथ में उपभोक्ता अपनी आय को पूरा इस प्रकार से खर्च करता है। कहीं पर आय की जगह एम भी दे रखा है तो अगर आपकी किताब में एम है तो आप एम इसको लिख सकते हैं। ये दो शर्त समसीमांत उपभोक्ता नियम के अनुसार पूरी होनी चाहिए। तो देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से ये शर्त पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए संयोग है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये वस्तु के संयोग है। मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स वस्तु है 30 रुपए की और वाई वस्तु है 90 रुपए की। यह है एप्पल और यह है बनाना। केला 30 रुपए किलो है और एप्पल जो है वो मान लीजिए जो है 90 रुपीज केजी है। अब केले की पहली इकाई जो यूटिलिटी देती है, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवी इकाई, ये देती है 385। या हम इसको मानते हैं 3 से हम डिवाइड करने वाला कोई फिगर ले लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि फर्स्ट जो यूनिट है वो केले की 385 और मान लीजिए 355 देती है थर्ड यूनिट जो है केले। अच्छा हम ये मान के चलते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय कितनी है, उस हिसाब से हमको इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक वस्तु एक्स है वो 30 रुपए की है और वाई वस्तु 90 रुपए की है और उपभोक्ता की जो आय है वो उपभोक्ता की आय कुल मिलाकर मान लीजिए उपभोक्ता की कुल इनकम जो है वो इनकम है 450 रुपए। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 450 रुपए उसकी इनकम है और एक्स वस्तु मान लीजिए वो लेता है 3। देखिए ये फर्स्ट स्थिति है, ये सेकंड स्थिति। थर्ड में मान लो ये लेता है देखिए ये 300 है, यहां हम मान लेते 360 और यहां मान लेते 390। ओके, उसके बाद मान लीजिए मिलता है 270, उसके बाद मिलता है 180। ये एक्स वस्तु की यूटिलिटी। वाई वस्तु जो है, वाई वस्तु कुल जो है उसकी जो यूटिलिटी है उसको देखते हैं कि मान लीजिए पहले वाली स्थिति जो है यहां पर वाई वस्तु की है 900, यहां है 800 नहीं, इसको हम मान लेते हैं 810 ताकि 9 से डिवाइड हो जाए। इसके बाद 990 हो सकता है, 1080 हो सकता है और इसमें 180 और जोड़ देते हैं, मान लीजिए 1260। ये यूटिलिटी के क्रम है। अब क्या है, अगर पहली वस्तु 30 रुपए का बनाना खरीदता है, बनाना जो आता है 30 रुपए का आता है, उसको यूटिलिटी मिलती है 390। तो 390 डिवाइडेड बाय 30, तो इसको यूटिलिटी मिलती है 30। और ये लेता है तो 1260 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 90। देखिए अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ है एग्जांपल, अभी आप समझ लेंगे इसको। एक्स वस्तु जो है वो 30 रुपए की है और वाई वस्तु 90 रुपए की है। ये आपके किताब का एग्जांपल के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो यह देखिए अगर उपभोक्ता के पास कुल इनकम है 450 रुपए तो वो उसको किस प्रकार से खर्च करेगा। पहला पैसा ये एक्स वस्तु पर खर्च करता है तो 30 रुपए में यूटिलिटी मिलती है 390।
तो 390/30 यूटिलिटी मिली 30। 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिली? 30। और अगर ये पहला रुपया इस पे खर्च करता है 1260 डिवाइडेड बाई 90 रुपए खर्च करता है और 1260 यूटिलिटी मिलती है, यहाँ 390 रुपए खर्च करता है और 30 यूटिलिटी मिलती है, तो 1 रुपए से 13 यूटिलिटी मिलती है और यहाँ 1 रुपए से 9 1 जा 9 9 14 रुपए मिलती है। तो वो क्या करेगा? फर्स्ट जो है वो रुपया यहाँ खर्च करेगा, पहले 90 रुपए यहाँ खर्च करेगा, क्योंकि हर रुपए से इसको 14 यूटिलिटी मिलती है, या हर रुपए से इसको 13 यूटिलिटी मिलती है। अब दूसरे रुपए की बात करते हैं। सेकेंड रुपया अगर ये खर्च करना चाहता है तो यहाँ 360 ये 30 रुपए का आएगा, तो यहाँ यूटिलिटी मिलती है पर रुपया 12 और यहाँ 1080 डिवाइडेड बाय 90 रुपया इसको खर्च करना पड़ेगा। 9 1 जा 9 9 2 जा 18, यानी इस पे भी 12 मिलती है, इस पे भी 12 मिलती है। तो ये सेकेंड रुपया मान लीजिए इसने यहाँ खर्च किया और थर्ड रुपया भी यही करेगा, क्यों 90, क्योंकि यहाँ पे भी 12 मिल रही है, यहाँ पे भी 12 मिल रही है। क्योंकि पहले से इसके पास एप्पल 1 किलो है तो इसने 1 किलो केला खरीदा, फिर यहाँ 12 मिली, यहाँ देखिए 10 मिली, क्योंकि देखिए ये सेकंड हमने रुपया खर्च किया। अब देखिए थर्ड स्थिति में देखते हैं। थर्ड स्थिति में ये 300 डिवाइडेड बाय 30 यूटिलिटी मिलती है 10। 1 रुपए से 30 रुपए से 300 उपयोगिता मिलती है, तो 1 रुपए से मिलती है 10। और इधर ये खर्च करता है 990 रुपए में 90 रुपए खर्च करता है, तो यूटिलिटी मिलती है 1 रुपए से 11। तो ये क्या करेगा? अपना अगला पैसा यहाँ खर्च करेगा, क्योंकि यहाँ 10 ही मिलती है, यहाँ 11 मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट में आप देखिए लास्ट जो देखिए 300/30 यहाँ मिलती है 10। 99900 बाय 90 यहाँ पे भी मिलती है 10। तो अब ये चूंकि ये 3 किलो है तो दूसरा इसने ये ले लिया, सॉरी पहला इसने ये लिया, दूसरा ये लिया और तीसरा इसने ये ले लिया, क्योंकि ये 3 किलो है, ये भी 3 किलो हो गए। अब लास्ट यहां पर मिलती है 9 रुपए, यहां मिलती है 10 रुपए, तो इसको 90 खर्च करेगा। इसका मतलब क्या है कि वह क्या करेगा? वह केले की लेगा 3 किलो और एप्पल लेगा 4 किलो। तो पहली शर्त उपभोक्ता की होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई। एक्स वस्तु की अंतिम इकाई 300 और इसकी उपयोग कीमत है 10 रुपए। वाई वस्तु की अंतिम इकाई से उपयोगिता मिलती है 900 और इसकी कीमत है 90, सॉरी इसकी कीमत है 30। तो देखिए 10 बराबर 10, यानी देखिए पहली शर्त उपभोक्ता के संतुलन की पूरी होती है कि वस्तु की अंतिम इकाई से किसी वस्तु की अंतिम इकाई की प्राप्त सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए दूसरी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता व कीमत के अनुपात की। आधुनिक जो व्याख्या है सम सीमांत उपयोगिता नियम की, उसके पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि उपभोक्ता की कुल आय बराबर होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स गुना क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई गुना क्वांटिटी ऑफ वाई। एक्स वस्तु की कीमत है 30 रुपए और ये खरीदता है 3, देखिए 1 2 एंड 3 खरीदता है, कुल 90 रुपए खर्च करता है। देखिए 30 30 60 और 30 90। वाई वस्तु है 90 रुपए की और ये लेता है 4। ऐसा कर लेते हैं 90 मल्टीप्लाई 4, तो ये देखिए 90 प्लस 360 कुल खर्चा करता है ये 450 और इसकी इनकम भी 450 है। ये इसका मतलब उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्त पूरी होती है। पहली शर्त प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता व उसकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए और दूसरा कुल उपभोक्ता की कुल आय बराबर होनी चाहिए एक्स वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा और वाई वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के। तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता का संतुलन जो संतुष्टि होती है वो अधिकतम होती है। ये इससे हमने जाना, यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो। इसे ही सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। अब देखिए नियम की सीमाएं क्या है, इस नियम की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो नियम की क्या सीमाएं हैं, किस प्रकार से इस नियम को समझा जा सकता है। पहली चीज ये है कि ये नियम ये मानकर चलता है कि उपभोक्ता विवेकशील है
विवेकशील का मतलब है वो अपनी आय कम से कम आय खर्च करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो वह पैसे को इस प्रकार से खर्च करता है कि जिस जगह उसको सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिलती है उस वस्तु को लेना चाहता है, जिस वस्तु से उसको सीमांत उपयोगिता कम मिलती है उस वस्तु को परचेज नहीं करना चाहता है। इसके अलावा दूसरी चीज ये मानते हैं कि इसके अलावा देखिए ये माना जाता है कि उपभोक्ता को अपने विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता, कौन कौन सी वस्तु बाजार में उपलब्ध है और किस वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है और किस वस्तु की कितनी कीमत है, ये सारी जानकारी उपभोक्ता को होती है। जैसे हमने यहाँ माना था एग्जांपल में कि केला 30 रुपए किलो है, केले की सीमांत उपयोगिता यह है, और एप्पल जो है वो 90 रुपए किलो है। एप्पल की विभिन्न सीमांत उपयोगिताएं जो कंज्यूमर के लिए वो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य पहले ये माना जाता है कि एक तो उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी वो कंपैरिजन कर सकता है कि किस वस्तु से मुझे ज्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है, किस वस्तु से मेरे को कम सीमांत उपयोगिता मिल रही है, और प्राय वो अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है तो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है। और दूसरा चीज, उपभोक्ता को बाजार की पूर्ण जानकारी है कि कौन सी वस्तु कितने रुपए में मिल रही है और उसकी सीमांत उपयोगिताएं क्या है। इसके अलावा ये माना जाता है कि वस्तु विभाज्य है। एक केला वो चाहे तो 1 किलो ले, वो चाहे तो आधा किलो ले, चाहे तो वो एक केला ले। इसी प्रकार से एप्पल, सारी चीजें विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है कि वो जितनी मात्रा चाहे उसको खरीद सकता है। जैसे अगर वो चीनी खरीदना चाहता है तो वो चीनी को खरीद सकता है, पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं की बात कर रहे हैं, हमने मान्यता की बात करी, सीमाओं की बात करते हैं। पहली सीमा, इस सिद्धांत में, इस नियम में यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, परंतु देखा जाए तो वास्तव में उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता है। उपभोक्ता अपनी शान शौकत के लिए खर्चा करता है, दिखाऊपन के लिए खर्चा करता है, लोगों पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए खर्चा करता है। कई बार उपभोक्ता विवेकहीन होकर भी खर्चा करता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रजनीगंधा 00 खाते हैं, शराब पीते हैं, चरस गांजा पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि उपभोक्ता हर समय विवेकशील होता है। दूसरी चीज, इस नियम में यह माना गया कि उपभोक्ता को पूर्ण जानकारी होती है बाजार की किस वस्तु किस रेट में मिल रही है, उसकी क्या कीमत है, क्या सीमांत उपयोगिता है। पर सामान्य रूप से उपभोक्ता हिसाबी स्वभाव के नहीं होते हैं और वो इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सी वस्तु कितने रुपए में मिल रही है। सामान्य रूप से जब भी उनको कोई वस्तु चाहिए होती है तो वो उसको खरीद कर ले आते हैं। तीसरी चीज इसमें यह माना गया कि वस्तु विभाज्य है, पर वस्तुएं वास्तव में विभाज्य नहीं होती है। हम अगर कार एक लेना चाहे और अगली कार लेना चाहे तो 2 कार ही होगी, 1.5 कार हमको नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से अगर आपको 1 बकरी लेनी है, 1 बकरी के बाद आपको दूसरी बकरी मिलेगी, आपको 1.5 बकरी नहीं मिल सकती। कहने का तात्पर्य वास्तव में वस्तुएं विभाज्य नहीं होती है। तो हम एक कार लें और एक नमक लें, उन दोनों की तुलना करें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों की सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाएगी, क्योंकि कार की जो सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत है कभी भी बराबर नहीं होगी नमक की सीमांत उपयोगिता और इसकी कीमत के। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में वस्तु विभाज्य नहीं होती है। अगला, इसमें यह माना जाता है कि मुद्रा की सीमांत मुद्रा की उपयोगिता को, यानी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि हमने हीरा पानी विरोधाभास में देखा कि हीरे की सीमांत उपयोगिता जो है वो अधिक होने से उसकी कीमत ज्यादा होती है। यानी इस सिद्धांत में गणनावाचक विचारधारा में ये माना गया था कि जिस प्रकार से कपड़े को मीटर में नापा जाता है, पानी को लीटर में नापा जाता है, दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है, चीनी को किलो में नापा जाता है, वैसे ही वैसे ही उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा को नहीं मापा जा सकता, मुद्रा की उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। इसके अलावा सामान्य रूप से उपभोक्ता के बजट की अवधि अनिश्चित रहती है। हम मानते हैं कि प्राय 1 वर्ष के लिए उपभोक्ता बजट बनाता है, पर कई बार उपभोक्ता ऐसी वस्तु खरीदता है, जैसे कार खरीदता है, तो वो कार 1 साल ही चलने वाली नहीं है। उसके द्वारा फ्रिज खरीदा जाता है, टीवी खरीदा जाता है, वॉशिंग मशीन खरीदी जाती है, तो वो 1 साल चलने वाली वस्तु नहीं है। तो टिकाऊ वस्तुओं का कितना प्रतिशत भाग उसने इस साल यूज किया, उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, उसकी इस साल की कीमत क्या है। सामान्य रूप से इस प्रकार की जो कैलकुलेशन है
वो किया जाना संभव नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में इस नियम की कुछ सीमाएं हैं, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये नियम महत्वहीन है। वास्तव में इस नियम का महत्व है। वर्तमान में आप देखें कि हमारे बजट में बहुत सारी वस्तुएं होती है, हम चावल भी खरीदते हैं, आटा भी खरीदते हैं, दाल भी खरीदते हैं, खाद्य तेल भी खरीदते हैं, चीनी भी खरीदते हैं, सभी इसी नियम के हिसाब से होता है। हम जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती है हम उसको छोड़कर दूसरी वस्तु लेने लग जाते हैं, फिर उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर हो जाता है तो हम तीसरी वस्तु लेने लग जाते हैं। भले ही हम दिमाग में ये सीमांत उपयोगिता और कीमत का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, पर किसी न किसी रूप में वह दिया जाता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो करारोपण किया जाता है और अनुदान दिया जाता है उसमें भी सम सीमांत उपयोगिता नियम काम में आता है। इसके अलावा एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है तब भी वह ये नियम उसके काम में आता है। इसके अलावा जितने भी चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्षेत्र है, चाहे उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सारे के सारे क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता सम सीमांत उपयोगिता नियम लगता है। जैसे एक उत्पादक है वो अपने साधनों को देना चाहता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे प्राइस ऑफ लेबर बराबर कर देना चाहता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे प्राइस ऑफ कैपिटल, और टोटल कॉस्ट बराबर करना चाहता है प्राइस ऑफ लेबर गुना लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल गुना कैपिटल। यानी उत्पादन में भी यह नियम लगता है। यानी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये पांचों क्षेत्र जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के उन सभी क्षेत्रों में ये नियम लागू होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का बहुत अधिक महत्व है और इसी के कारण बाजार में बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध है जिनको हम उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, क्या इसकी पूर्व व्याख्या है और आधुनिक व्याख्या क्या है।